गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो हमारी पॉलिटिकल की बुक है उसकी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, यूनिट नंबर 3 का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो देखिए, इसमें जो चैप्टर का नाम है वो संसद है। बेसिकली हम संसद के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, और उनका अगर अध्यक्ष बनने के लिए आप इच्छुक हो तो कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए और कौन से लोग जो है राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बन सकते, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, संसद के बारे में जानेंगे, संसद होती क्या है। फिर हम जानेंगे राष्ट्रपति, उनकी शक्तियां किस प्रकार की, राष्ट्रपति को किन प्रकार की शक्तियां जो है वो प्राप्त होती हैं। लोकसभा के बारे में एक एक करके हर एक चीज को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर संसद की बात की जाए, देखिए भारतीय संविधान में बताया गया है कि संसद के जो है वो 3 अंग होते हैं। अब देखिए 3 अंग किस प्रकार के होते हैं ये जानते हैं। पहले आता है लोकसभा। अब लोकसभा आ गया, लोकसभाओं का जो है लोकसभा यानी लोकसभा सबसे लोकप्रिय सदन होता है। इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसके बारे में हम जानेंगे। और जो कार्यकाल होता है इनका वो 5 वर्ष का होता है। इसके बाद आता है राज्यसभा, इसे उच्च सदन कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति। चलिए अब एक एक करके चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब मैंने आपको ये क्यों लिख के बताया है, क्योंकि देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन और बहुत ही लोकप्रिय सदन होता है क्योंकि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को अपनी इच्छा के अनुसार जनता चुनती है। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी वो जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो देखिए, इसके बाद आता है राज्यसभा। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इसे उच्च सदन कहा जाता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इनका कार्यकाल, जिनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी 5 सालों का कार्यकाल है। परंतु कभी भी सरकार भंग हो सकती है अगर बहुमत को छीन लिया जाए। देखिए, अब इसके बाद आता है, इसमें क्या समझाया मैंने आपको, राज्यसभा में ये एक स्थायी सदन है। क्या है ये? ये स्थायी सदन है। अब स्थायी सदन क्यों कह रही हूँ, इनके जो सदस्य होते हैं इनके कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के होते हैं और ये कभी भंग नहीं होता है क्योंकि इसमें 2/3 सदस्यों को जो है उनकी सेवानिवृत्ति की जाती है। आपके मन में आया मैम 2 वर्ष के बाद 2/3 है, अब जो है इसके बाद सेवानिवृत्ति की जा रही है। अब सेवानिवृत्ति क्या होता है, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल है और हम 6 वर्ष के कार्यकाल के बाद क्या हुआ कि दूसरे सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद ये होता है सेवानिवृत्ति, यानी उन सदस्यों को छोड़कर दूसरे सदस्य जो है वो शामिल हो जाते हैं सेवा में, यानी जब उनका कार्यकाल इनका पूरा हो जाता है। देखिए, राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति जी हमेशा विराजमान रहते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो दूसरे राष्ट्रपति जी बना दिए जाते हैं। तो देखिए, इसमें हमने समझा किसके बारे में, संसद के बारे में। अब देखिए, इसके बारे में बताया क्या गया है, जो आर्टिकल है, अनुच्छेद। अब देखिए, ये अनुच्छेद जो है वो 79 में इसके बारे में बताया गया है, यानी इसके बारे में, इनके कार्यों के बारे में बताया गया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में, इसके बारे में वर्णन किया गया है एक एक करके। अब देखिए, हमने इतना समझ लिया बेसिकली कि संसद होती क्या है। देखिए और समझिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट केंद्र स्थान रखती है। जो संसद है वो एक विशिष्ट केंद्र स्थान रखती है, किसमें, भारत की संसद में, है ना। देखिए, भारत में लोकतंत्र है, यानी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से चुनती है ना। अब देखिए, इसमें क्या है कि केंद्रीय स्थान रखती है, जो संसद है वो एक विशिष्ट केंद्र का स्थान रखती है। देखिए, भारत का संविधान संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, जो भारत का संविधान है वो संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है इन्हें, और सरकार के वेस्टमिनिस्टर के रूप में भी कहते हैं, यानी इस नाम से जाना आता है भारत की सरकार को, यानी ये एक उत्तरदायी सरकार है। अगर जनता कोई प्रश्न करती है, जनता के पास कोई समस्या होती है तो सरकार जरूर उसका समाधान करती है, उसका उत्तर देती है।
तो देखिए इसीलिए से लोकप्रिय कहा जाता है। अब हम देखेंगे जो संसदीय प्रणाली है वो क्या भारत ने कहाँ से ली है, किसके संविधान से ली है। तो भारत ने संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है भारत ने, ये ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया है। अब जानते हैं किन किन देशों में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो देखिए ये ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, भारत में आदि देशों में प्रचलित है संसदीय प्रणाली। अब आपको समझ आ रहा है। अब देखिए हम समझेंगे राष्ट्रपति और उनकी शक्तियों के बारे में कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। चलिए समझना शुरू करते हैं। अब हमने बात की है राष्ट्रपति की। अब देखिए राष्ट्रपति हैं वो चाहे तो शस्त्र को बुला सकते हैं, यानी संसद के शस्त्र को बुला सकते हैं और कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं उनकी बैठकों को। अब देखिए जब चुनाव होते हैं, हर वर्ष जब चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, तो वो संसद को संबोधित करते हैं। क्या संसद को संबोधित करते हैं, उत्साह से भरते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को चुना जाता है। अब कितने सदस्यों को चुना है, 12 सदस्यों को। अब ये सदस्य कला से, ये देखिए कला या समाज सेवा किसी भी क्षेत्रों से, या फिर वो खेल में अच्छे हों व्यक्ति, या कला में, या साहित्य में, या पढ़ाने में, इनमें से किसी भी क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहे हों, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये 12 सदस्य जो है राज्यसभा में चुने जाते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार उन सदस्यों को चुना जाता है। अगर बात की है दूसरी शक्ति की राष्ट्रपति जी की, तो 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। अब देखिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है उनकी इच्छा के अनुसार। आपके मन में आया मैम ये एंग्लो इंडियन क्या होता है। अब चलिए ये समझिए एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन आपने समझा कि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो देखिए आपके मन में प्रश्न आया मैम ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। देखिए जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस टाइम अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत पे राज करने के लिए। हम सभी इस चीज से भली भांति परिचित हैं। जब भारत आजाद हुआ तो क्या सारे अंग्रेज चले गए थे ब्रिटेन, ये प्रश्न आया ना। तो सारे नहीं गए थे, कुछ रह गए थे। जो कुछ रह गए उन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कर लिया और जो उनके बच्चे हुए उन्हें एंग्लो इंडियन कहा गया। इन्हें समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, तो इनके साथ जो ये भेदभाव हो रहा था उसे कम करने के लिए जैसे 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। इनके पदों को बनाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि राष्ट्रपति इन लोगों को नियुक्त करे ताकि समाज में इन्हें भी समान स्थिति दी जा सके और इन्हें भी समान समझा जाए। अब आपको समझ आया राष्ट्रपति के बारे में। फिर आप देखिए मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष और साथ में उपाध्यक्ष, इन दोनों के पद जो है रिक्त हो। अब रिक्त आया मन में रिक्त क्या होता है, रिक्त यानी खाली हो। तो राष्ट्रपति जी लोकसभा के किसी भी अध्यक्ष को संसद की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। क्या संसद की पूरी अध्यक्षता किसे सौंप दी, एक अध्यक्ष को लोकसभा के। इसी प्रकार से अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा और सभापति अगर इन दोनों के ही पद रिक्त हो, यानी इन दोनों के ही पद खाली हो, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राज्यसभा के किसी भी अध्यक्ष को राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो सौंप देंगे। आपको समझ आए कौन कौन सी शक्तियां इनके पास प्राप्त हैं। ये चाहे तो मान लीजिए जो विधायक है लोकसभा राज्यसभा, देखिए मैंने आपको बताया संसद के 3 अंग हैं। अब देखिए वो जो राष्ट्रपति जी है उन्हें एक अभिन्न अंग माना जाता है संसद का। ये तो ना तो राज्यसभा में क्या, ना तो ये राज्यसभा में भाग लेते हैं, ना ही लोकसभा में भाग लेते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आया कि राष्ट्रपति का कार्य क्या है जब इन दोनों में ही भाग नहीं लेते हैं, तो ये संसद के एक अभिन्न अंग किस प्रकार से हो गए हैं। तो देखिए लोकसभा राज्यसभा की सभा या कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति जी, परंतु उनके पास ये होता है जो इन दोनों के द्वारा विधेयक तैयार किया जाता है, जो इन दोनों के द्वारा विधेयक तैयार किया गया है, इन दोनों के द्वारा पास हो गया कोई विधेयक, उसे राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जब उस विधेयक को स्वीकृति देंगे, स्वीकार करेंगे और सहमत होंगे, तभी वो विधेयक क्या बनेगा, तब वो विधेयक बनेगा कानून। इसका मतलब समझ रहे हो प्रोसेस किस प्रकार से कानून बनता है, ये प्रोसेस होता है। देखिए हमने समझा कि अब मान लीजिए विधेयक पसंद नहीं आया, उन्हें लगता है राष्ट्रपति जी को कि विधेयक पे थोड़ा सा और विचार करना चाहिए, उसमें थोड़ा और सुधार करना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी इस विधेयक को दोबारा से लोकसभा राज्यसभा के पास दोबारा से पुनः विचार करने के लिए भेज देंगे। और मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ राष्ट्रपति का, मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा को लगता है कि विधेयक में कोई भी सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो दोबारा से उस विधेयक में बिना सुधार करे दोबारा
दोबारा से राष्ट्रपति जी के पास भेज सकती हैं। अब कहाँ भेजा, दोबारा से राष्ट्रपति जी के पास भेजा। राष्ट्रपति जी को बाध्य होकर ना चाहकर भी उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और उसे सहमति देके एक कानून बनाना होगा। तो आपको ये समझ आया कितनी बाध्यता होती है। चलिए अब आगे समझिए। अब समझते हैं हम लोकसभा के बारे में। क्या जानेंगे हम? देखिए हमने किन किन चीजों को कवर किया है। हमने संसद के बारे में जान लिया कि संसद क्या होती है। अब इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रपति, उनकी देखिए हमने राष्ट्रपति उनकी शक्तियों के बारे में भी जान लिया, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। अब हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। चलिए सुना होगा जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। तो चलिए लोकसभा को थोड़ा सा जानते हैं हम। अब देखिए लोकसभा की अगर बात की जाती है तो लोकसभाओं को मान सकते हैं आप कि लोगों की सभा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय होती है जनता के बीच में। अब लोकप्रिय क्यों होती है? क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जिसे चाहती है उस उम्मीदवार को चुनती है। और अगर उस उम्मीदवार को सभी लोग चाहते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री हो, तब सभी लोग उसे वोट देते हैं और तब जाके वो प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी पार्टी जीतती है। तो इस प्रकार से हुआ लोकसभा के बारे में आपने समझा। अब देखिए अगर बात की जाए भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं। चलिए अधिकतम सदस्य आनते हैं तो 552 हो सकते हैं। 552 में से एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है तो 550। अब क्या हुआ है 550, यानी अधिकतम संख्या कितनी है सदस्यों की 550 है। परंतु वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न आता है। तो वर्तमान में अगर हम जाने तो देखिए 545 जो है सदस्यों की संख्या है वर्तमान में। अब देखिए हम देखते हैं किस प्रकार से बांटा गया है इसको। तो पहले में जो 530 सदस्य आ गए, 530 सदस्य राज्यों से आ गए। कहां से आ गए हैं? ये राज्यों से आ गए हैं। उसके बाद जो 2 हो गए वो एंग्लो इंडियन हो गए हैं, है ना। अब ये क्या हो गए, 2 जो है वो एंग्लो इंडियन हो गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो 13 सदस्य हैं उन्हें चुना जाता है कहां से? संघ राज्य से। संघ राज्य से इन्हें चुना जाता है। तो देखिए इस प्रकार से होते हैं और टोटल कितने हो जाते हैं ये सदस्य? देखिए 545 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बांटा गया है। आपको मान लीजिए आपका मन है कि आप लोकसभा के सदस्य बनो, तो आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए पहली बात, आपको भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। आप क्या भारत के नागरिक हो और कम से कम आपकी जो आयु है, क्या जो आपकी आयु है वो कम से कम 25 वर्ष तक तो होनी ही चाहिए। उससे ज्यादा हो सकती है परंतु उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये समझ आया आपको। देखिए बाकी संसद के द्वारा जो भी बातें मानी गई हैं कि आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य के पास, अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो। अब मान लीजिए कौन नहीं बन सकता, ये तो सब समझ लेते हैं कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता ये समझिए। मान लीजिए किसी पर केस हो रखा है भ्रष्टाचार को लेकर, तो वो नहीं बन सकता लोकसभा का सदस्य। या कोई लाभ के पद पर स्थित हो तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। और देखिए मान लीजिए कोई इंसान दिवालिया है, दिवालिया मतलब पागल है, तो क्या उसे लोकसभा का सदस्य बना दिया जाए? क्या सरकार के साथ ऐसे खेलने दिया जाए? नहीं ना। तो इसी प्रकार से दिवालिया इंसान नहीं बन सकता है लोकसभा का सदस्य। तो आपको समझ आ रहा है, चीजों को आप कनेक्ट कर पा रहे हो। चलिए आगे हम जानेंगे राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में। चलिए समझते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक है, देखिए अगर आपकी उम्र 18 वर्ष नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हो, परंतु आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप वोट देने के योग्य हो। देखिए तो इसमें क्या है, संविधान या विधि के उपलब्ध के नियम बता रखा है कि आपको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, आप वोट देने के योग्य हो, ये बताया गया है। देखिए अगर बात की जो 61वां संवैधानिक संशोधन है, देखिए 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
जो मतदान की आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। देखिए जो हमारा बताऊं मैं आपको आर्टिकल 1988 के द्वारा हटाया गया है इसे, यानी कि देखिए इसे हटा दिया गया है, यानी अब उम्र कितनी हो गई है, 18 वर्ष हो गई, पहले 21 वर्ष थी, ये बताया गया है। देखिए अब हम जानेंगे मनोनीत सदस्य। मनोनीत किसके द्वारा होते हैं, ये हमने समझ लिया था कि राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर पदों के बारे में जो कि राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं जो सदस्य हैं। अब मैंने आपको बताया था एंग्लो इंडियन के बारे में। एंग्लो इंडियन को किस लिए लिया गया था, राष्ट्रपति द्वारा क्यों एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए ये जो है पहले 1960 से लेकर 2009 तक किया गया था कि क्या पता तब तक जो है समाज में सभी समान हो जाए, उनके साथ किसी प्रकार का असामान्य व्यवहार ना किया जाए। तो इसीलिए किया गया था कि एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया इनके पदों को, एंग्लो इंडियन के। आपको समझ आ गया, चलिए अब आगे समझते हैं। यानी मनोनीत क्या आता है, अगर बात की जाए 12 सदस्यों की, यानी ये तो हमने समझा लोकसभा के बारे में, जो कि एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। राज्यसभा में भी तो सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, वो किन क्षेत्रों से किया जाता है, कला, साहित्य, शिक्षा, इन क्षेत्रों से। या तो वो समाज की सेवा कर रहे हो, या तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो और देश में उनका नाम हो। तो इस प्रकार से उन्हें क्या कहता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। देखिए क्या था, हम जानेंगे लोकसभा की चुनाव प्रणाली के बारे में। चलिए जानना शुरू करते हैं। जानेंगे लोकसभा की चुनाव प्रणाली के बारे में कि लोकसभा में किस प्रकार से चुनाव किए जाते हैं। देखिए जो पूरा देश होता है ना, उसे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप जानते हो हर एक राज्य की जो जनसंख्या है, जो उसका अनुपात है वो अधिक होता है, यानी क्षेत्रफल अधिक होता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पे सीटें अधिक प्राप्त हैं बीजेपी को, कितनी 80 सीटें प्राप्त है, क्योंकि वहां की जनसंख्या अधिक है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 7 सीटें प्राप्त हैं। अब क्यों, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो कम है। जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। देखिए जनसंख्या की गणना कराती है ना, जनगणना करवाई जाती है। जनगणना जो है वो 10 वर्षों में एक बार करवाई जाती है। चलिए अब हमने समझा कि जनगणना कब 10 वर्षों में एक बार करवाई जाती है, क्योंकि उससे क्या पता चल जाता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है और कितनी जनसंख्या कम हुई है। चलिए लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीतों में किया जाएगा, यानी ये बता रखा है कि जो लोकसभा में सीटों का आवंटन होगा, जो सीटों को बांटा जाएगा, वो प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए स्थानों की संख्या उस राज्य की संख्या का अनुपात जो है राज्यों के लिए यथासाध्य ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये बता रखा है कि मान लीजिए जो क्षेत्र है, जो राज्य है, उसका जो क्षेत्रफल है जहां तक वो फैला हुआ है और जो जनसंख्या है, उन दोनों के अनुपात पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो देश है वो बहुत बड़ा है ना। अब जो माना जाए राज्य के आधार पर अगर हम सभी राज्यों की ये मान ले कि एक राज्य की जनगणना की, और ये मान ले कि पूरे देश में इन सभी राज्यों की जनगणना यानी संख्या जो है सदस्यों की वो इतनी ही होगी, ये तो संभव है नहीं। तो यही बताया गया है इसके अंतर्गत। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात जो है समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही संजीव तर्क है। संसद को यह अधिकार है कि वह उसके लिए प्राधिकारिक और रीतियों का जो है निर्धारण करे। 42 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में प्रत्येक राज्यों को लोकसभा स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 2000 तक स्थित कर दिया गया है। यानी ये बताया गया है कि 1976 में बताया गया है कि जनगणना करवाई गई थी और उसे 2000 वर्षों तक ऐसे ही रहने दिया गया है, यानी 2000 जो वर्ष होंगे तब किया जाएगा। यानी कि मैंने जो आपको बताया था कि जनगणना 10,000 वर्षों के बाद एक बार होती है, इसी के बारे में बताया गया है। देखिए अगर बताई जाए कि जनगणना होने वाली थी भारत में 2021 में, परंतु कोविड-19 के वजह से उसे टाल दिया गया था। अब 2023 पे टाल दिया गया है जनगणना को
भारत की। देखिए इसमें बता रखा है, इस प्रतिबंध को 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 की जनगणना के संख्याओं के आधार पर राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्त कारण कर सकते हैं। ये बताया इसकी जनगणना किस प्रकार से होती है। चलिए, आपने ये समझा कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं, है ना, कि हम क्षेत्रफल को देखते हैं, पूरे देश को क्षेत्रों में बांटते हैं, फिर उसके आधार पर हम देखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। हमने समझा था लोकसभा के सदस्य होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। देखिए, अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात करने जा रहे हैं। हम क्या जानेंगे, हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात। अब मैं आपको बताऊं कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और वो किन जो है विधेयकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु राज्यसभा नहीं कर सकती है। इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए जानना शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में, लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ठीक है, अब अगर बात की जाए लोकसभा में अध्यक्ष होता है, संसद होती है, संसद में जो है आप मान सकते हो संसद में लोकसभा के एक सदस्य को चुना जाता है, उसे संसद का पूरा कारोबार सौंप दिया जाता है। यानी कि वो बताएंगे, आपने देखा होगा संसद में जब लड़ाई जैसा होता है माहौल, यानी वो अपने बातों को रखते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, तो उस टाइम एक उम्मीदवार जो होता है, लोकसभा का एक सदस्य जो होता है, वो बोलता है कि आपकी बच्ची है अब आप बोलिए। तो इसी प्रकार से आपको समझ आ रहा है कि इनकी इतनी ज्यादा महत्वता होती है, यानी कितने महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, जो धन विधेयक है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रस्तुत करेगा। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा को ये कहा जाएगा 14 दिन के लिए दिया जाएगा। जो धन विधेयक का जो प्रस्ताव होगा, विधेयक होगा, वो 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्यसभा इसे मानती है या नहीं मानती, यानी स्वीकार करती है या नहीं करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया है और फिर वो राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा। यानी धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें लोकसभा का जरूरी नहीं है कि राज्यसभा से क्या कहीं ना कहीं विचार विमर्श करे या राज्यसभा पर निर्भर रहे। धन विधेयक को लोकसभा के पास इतनी पावर है कि वो ये माने कि जो राज्यसभा है वो माने या ना माने, कि स्वीकार करे या ना करे विधेयक को, परंतु लोकसभा ये मानेगी कि उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और 14 दिन के भीतर ही लोकसभा को दोबारा से वो विधेयक को पास करके राष्ट्रपति जी के पास भेजना होता है। चलिए, आपने समझा लोकसभा के बारे में। अब हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। चलिए ये जानते हैं राज्यसभा में कितनी अधिकतम संख्या होती है भारतीय संविधान के अनुसार। जैसे हमने लोकसभा के बारे में जाना था कि लोकसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है ना, तो 550 आया था इसके अंतर्गत। अब देखिए, अगर हम बात करें वही राज्यसभा की कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए 250 जो है 250 जो है सदस्यों की संख्या हो सकती है अधिकतम। परंतु वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हैं इस प्रकार से। तो आपको ये समझ आया कि किस प्रकार से बांटा जाता है। यानी अगर बात की जाए 238 जो है राज्य से हो गए इसके अंतर्गत। देखिए, और बाकी जो है अगर 12 सदस्यों की बात की जाए तो 12 सदस्य आ गए जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला क्षेत्र यानी किसी भी क्षेत्र में, कला में, शिक्षा में, किसी भी क्षेत्र में समाज की सेवा करते हो, उसमें अच्छे हो, है ना, देश की सेवा कर रहे हो, तो उन्हें मनोनीत कर लिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और 4 जो है वो संघ राज्यों से आते हैं। तो आपको समझ आया किस प्रकार से था। चलिए अब हम समझते हैं इसके आगे और हम जानेंगे जो है राज्यसभा की योग्यता, यानी राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता हो सकती है। हमने समझा कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए कौन सी योग्यता है, अब राज्यसभा का समझते हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा का अध्यक्ष होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो पहला वही कि भारत का नागरिक होना बहुत कंपलसरी है, यानी वो क्या हो, भारत का नागरिक हो। अब वो क्या है, भारत का नागरिक हो गया। और दूसरा, उनकी आयु कम से कम 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए। कितनी होनी चाहिए,
30 वर्ष। देखिए अब मैं अगर आपको एक बताता हूँ लोकसभा के बारे में, तो उसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है और इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 30 वर्ष से ऊपर या 30 वर्ष तक के लोग आते हैं। तो आपको ये समझना डिफरेंस किस प्रकार से है। अब आपने समझा कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और जो बाकी जो संसद के द्वारा योग्यताएं मांगी गई है उन योग्यताओं पे खरा उतरना चाहिए, तभी वो क्या बन सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मैंने आपको बताया ही था कि वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 1/3 सदस्यों को जो है उनकी सेवानिवृत्ति की जाती है, यानी वो हट जाते हैं और दूसरे सदस्य जो है शामिल हो जाते हैं, इसीलिए कभी भी भंग नहीं होता है राज्यसभा। चलिए अब समझना शुरू करते हैं लोकसभा और सभापति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं कि राज्यसभा और सभापति के अंदर क्या अंतर होता है, इनके पास किस प्रकार के प्रावधान, किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। देखिए राज्यसभा की पीठसीन अधिकारी या सभापति कहते हैं, यानी जो ये होते हैं ना, इन्हें राज्यसभा का पीठसीन अधिकारी और या तो इन्हें सभापति कहा जाता है। देखिए देश का राष्ट्रपति जो है, देश का उपराष्ट्रपति, इस पदेन सभापति होते हैं, जो देश का राष्ट्रपति के द्वारा से बोलते हैं ना। चलिए अब समझना शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे राज्यसभा की सभापति। चलिए इसमें जानेंगे राज्यसभा का सभापति। देखिए राज्यसभा पीठासीन अधिकारी या सभापति कहलाता है। जो राज्यसभा का जो होता है ना राज्यसभा, इसमें क्या है, पीठासीन अधिकारी कहलाता है। ये बताया गया इसके अंतर्गत। देश का उपराष्ट्रपति इस पदेन सभापति होते हैं। जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति के बारे में, वो क्या होते हैं, वो सभापति होते हैं। जब बता रखा है, जब उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करते तो सभापति के लिए सभापति तभी पद से हटाए जा सकते हैं। ये बता रखा है कि सभापति जो है तभी पद से हटाए जा सकते हैं जब उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। जब उपराष्ट्रपति हटेंगे पद से तब सभापति को हटाया जाएगा। चलिए इसमें देखेंगे, परंतु ये जो सभापति होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बताया गया पीठसीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं। यानी जो पीठसीन अधिकारी होते हैं उनकी शक्तियां कहीं ना कहीं लोकसभा के अध्यक्ष से मिलती है, परंतु लोकसभा के अध्यक्ष पास 2 विशेष शक्तियां होती हैं जो कि पीठसीन अधिकारी के पास नहीं होती हैं। अब वो जानते हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्या कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, और उसके बाद उनका निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय होता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष संसद की जो है संयुक्त बैठक का पीठसीन अधिकारी होता है। बता रखा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संयुक्त बैठक का पीठसीन अधिकारी होगा। अब संयुक्त बैठक क्या होता है ये समझिए। लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों की बैठकें एक साथ बैठती हैं तो इसमें क्या है, जो कौन करेगा कार्यवाही, ये बोल सकते हैं आप। तो इसमें होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो पीठसीन अधिकारी होगा। उस टाइम कौन से अधिकार है जो कि सेम है, समान है दोनों के। चलिए समझते हैं। सामान्य विधेयकों की प्रस्तुति और उनको पारित करना, यानी दोनों ही कर सकते हैं। क्या जो सामान्य विधेयक होते हैं उन्हें दोनों ही प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों ही प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों का प्रस्तुतिकरण, इनको पारित करना है। संवैधानिक संशोधन होता है ना, संविधान में संशोधन क्या होते हैं, तो उसके जो विधेयक है उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे पारित कर सकते हैं। ये दोनों ही कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों अध्यक्ष कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग ये दोनों ही कर सकते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और उसको हटाना, यानी उनके पद से हटाना, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही कर सकते हैं। या किसी भी रिपोर्ट पर विचार करनी हो, या राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकाल को स्वीकार करना। अब देखिए मैं एक बात और बताऊं आपको कि लोकसभा, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है, 5 सालों का होता है। मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो उनके 1 साल को बढ़ा दिया जाता है एक बार, यानी 6 साल का हो जाता है। देखिए इसमें आता है लोकसभा के असमान, यानी कि जो है लोकसभा के साथ असमान स्थितियां, यानी लोकसभा के पास कौन सी विशेष शक्तियां हैं जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। जो कि मैंने आपको बताई थी कि धन विधेयक जो है वो लोकसभा पारित करेगी और 14 दिन के लिए किसे राज्यसभा को दिया जाएगा। राज्यसभा पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकार करे या ना करे, परंतु ये माना जाएगा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, यानी राज्यसभा ने उस विधेयक को स्वीकार कर लिया है, फिर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। तो इस प्रकार की अधिकारियां प्राप्त होंगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक